नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। एक बड़ी विभत्स सी विचलित करने वाली घटना है। परेशान करती है कि आप जिस देश में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश है। कानून व्यवस्था अपनी जगह है, अदालतें अपनी जगह हैं, शासन है, प्रशासन है और हम आप जैसे लोग, आम लोग इस देश में रहते हैं। कर्नाटक में घटना होती है कि एक गैंग रेप के 7 जो आरोपी हैं, उनको 17 महीने के बाद अदालत ज़मानत देती है। ज़मानत के बाद जब वो पहुँचते अपने इलाके में, तो जुलूस निकलता है। गैंग रेप करने वाले बलात्कारियों का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सज़ा उनको नहीं हुई है, लेकिन वो आरोपी हैं और पुलिस के कागज़ में आज की तारीख में वो आरोपी हैं। उनको अदालत सेशंस कोर्ट जब ज़मानत देती है, उसके बाद वो अपने इलाके में जाकर के जुलूस निकालते हैं और जुलूस जो है सनक की हद से आगे है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कप जीता है। और ये मानसिकता जो है बहुत ज़हरीली है, घिनौनी है और पाश्विक है। इस तरह की वारदात इस देश में लगातार होती है। अगर मैं आंकड़ों में जाऊँगा तो 30,000 से अधिक बलात्कार जो दर्ज होते हैं पुलिस थानों में, वो हर साल इस देश में होते हैं। मेरे साथ योगिता भयाना हैं, देश में महिलाओं के अधिकार, खास करके ऐसी महिलाएँ जो इस तरह से पीड़ित होती हैं, उनकी बहुत मज़बूत आवाज़ है, उनकी उम्मीद भी है और कानून के साथ वो आगे बढ़ कर के उन लोगों के खिलाफ जो लोग महिलाओं पर अत्याचार, ज़ुल्म करते हैं, लड़ाई लड़ती रहती हैं। योगिता, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अ, बहुत लंबे समय से आपको जानता हूँ, कई दफ़ा बात करता हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जब आप कहानियाँ सुनाती हैं, बताती हैं, घटनाएँ बताती हैं, तो लगता है कि नहीं, ये कुछ तो है, जो इंसान के चेहरे में जानवर हमारे आस-पास घूमते रहते हैं। लेकिन जब ये घटना या इस तरह की घटना सामने आती है, जैसा कि कर्नाटक में, तो आप ज़्यादा परेशान होते हैं। क्योंकि जिस महिला पर गुज़री है, उसके भीतर ही भय पैदा नहीं होता है, बस उस इलाके में बाकी जो बहु-बेटियाँ महिलाएँ हैं, उनके भीतर भी दहशत पैदा होती होगी। क्योंकि बलात्कार करके जेल से लौटने के बाद आप जश्न मनाते हैं और आपके साथ आपका एक हुजूम खड़ा होता है। इस घटना को योगिता भयाना ने कैसे देखा है और इस तरह की घटनाएँ कितना असर डालती हैं समाज के ऊपर और आप जैसे लोग जो लगातार लड़ते हैं, उनके ऊपर? देखिए राणा जी, बहुत बार हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं और लगातार हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से बलात्कार की घटनाएं हमारे देश में लगातार बढ़ रही हैं और उनका एक अलग सा एक मिजाज हो रहा है। अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि बलात्कारी भी जश्न मना रहे हैं। आप देखिए, ये एक जो ट्रेंड है ये बहुत खतरनाक है, हानिकारक है। मैं ये नहीं बोलूँगी चलिए उन्हें बेल मिली है, मेरिट्स पे मिली होगी, कानून ने भी कुछ देखा होगा, जजेस ने भी देखा होगा, बट अल्टीमेटली जश्न बनाना, चाहे वो आरोपी है या नहीं है, एक जश्न बनाना जो कहते हैं जिसे मतलब एक्विटल भी नहीं है कि उनको एक्विटल मिल गया हो और उन्होंने आके जश्न बनाया हो, अभी वो बेल पर है। तो ये और आपने जैसे कि आपने मेंशन किया कि एक हद पार कर दी उन्होंने, जिस तरह की उन्होंने लफंडरबाजी, जिसे मैं हिंदी शब्द में बोलूँगी, वो की बाहर निकल के। ये बहुत अपमानजनक बात है, आपत्तिजनक बात है उस महिला पर जो एक सोच रही है कि उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है और वो जाए पुलिस स्टेशन के ना जाए, क्योंकि उसका मनोबल वहीं टूट जाता है कि उसे पता है अगर इस तरह का एक ट्रेंड चल गया है और जहाँ पर मनोबल बढ़ता है, और ऐसा नहीं कि वो जुलूस में अकेले होंगे, लोग सपोर्ट भी कर रहे होंगे उनको, तो ये हुँ, बहुत खतरे की निशानी है, क्योंकि इससे बलात्कारियों को मनोबल बढ़ता है और ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं और 1 गुना 2 गुना 4 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ती हैं, क्योंकि इसी से उनका मनोबल बढ़ता है। और आप देखिए कितने हजारों हमारे पास केसेस हैं जहाँ बलात्कारी ने सजा पूरी की या बेल पर बाहर आया और उसने आते ही एक और घटना को अंजाम दिया, या उसने तेजाब फेंक दिया लड़की पर, या उस लड़की को मार दिया। अब हमारे सामने कितने केसेस हमने डिस्कस भी किए हुए हैं। तो ये मानसिकता ये कहाँ से आती है और कैसे आती है और क्यों आती है, इस पर एक चर्चा करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है, क्योंकि ये सिर्फ अखबार की एक छोटी सी खबर बन के रह गया था। बहुत मन टूटा जब हमने इसको पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये क्या है।
और मैं सोच रही थी कोई चैनल अभी इस पे चर्चा करेगा या कोई सभ्य जर्नलिस्ट इस बात को उठाएगा, तो शुक्र है कम से कम आपने इस चीज़ को समझा कि ये पीड़ा है बहुत बड़ी, क्योंकि इससे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार। योग्यता जो कह रही हैं आप समझिएगा, ये खबर किसी कोने अतरे में जाकर के छाप दी जाती है या चैनलों पर थोड़ी देर के लिए चला दी जाती है, उससे जो लोग गुनहगार हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि ये खबरें आएँगी, जाएँगी, चूँकि आपने कभी इनको समाज के मुद्दे के तौर पे नहीं उठाया है, इनको कैंपेन नहीं बनाया है, मीडिया की ताकत का हिस्सा नहीं बनाया, उससे उसको जोड़ कर के नहीं देखा है। इससे भी मनोबल इन लोगों का बढ़ता है। लेकिन योगिता जो कह रही हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक महिला जो गैंग रेप का शिकार हुई है, उस महिला ने अपने जो बयान कोर्ट के भीतर दिए, उन बयान के आधार पर 7 लोगों की गिरफ्तारी होती है। ये 7 लोग जब अदालत की ज़मानत के बाद बाहर निकलते हैं, उस महिला पर क्या गुज़रती है, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ कि उसके बयान में क्या बदलाव आया है। मैं योग्यता को बीच में लाना चाहता हूँ। इस तरह के मामलों में महिला जो बयान लगातार देती रहती है, उस बयान में बदलाव आता है और ज़मानत का रास्ता आपको बनता हुआ सा दिखता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा घिनौना खेल होता है। और खेल ये है कि उसके घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर आप इतना खतरा पैदा कर दो कि वो महिला डर जाती है और फिर धीरे-धीरे वो अपना आबरू और उसके ऊपर जो गुज़री है, उसके साथ समझौता करना शुरू कर देती है और फिर कहती है कि नहीं, शायद ऐसा नहीं। ये योग्यता बयान जो बदला है, क्योंकि ज़मानत का आधार सेशंस कोर्ट ने कहा है कि महिला जो पहले कहती रही है, शायद अपने उस बयान को वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब किसी महिला के ऊपर अगर इस तरह से गुज़री है, उसने ये पाशविकता झेली है, तो फिर वो बयान बदलेगी या फिर बयान बदलने के लिए हालात पैदा करने वाली एक साठगांठ चलती है और एक बड़ी घनघोर साजिश है इस समाज में महिलाओं को लेकर के इस तरह के मामलों में खास करके, क्योंकि बलात्कार करने वाले लोग दबंग होते हैं और उनके पास 10 तरह के तिकड़म होती हैं। तिकड़म की भी ज़रूरत नहीं है राणा जी, मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, तिकड़म की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा सिस्टम अपने आप में इतना हताश कर देता है एक बलात्कार पीड़िता को, उसे कोई आउटसाइड प्रेशर जो आप अभी बात कर रहे हो, वो तो एक अलग चीज़ है ही, वो तो तोड़ ही देता है। वो तो एक खतरा बन जाता है क्योंकि शी इज़ विटनेस टू हर केस, ठीक है? क्योंकि वो अपने केस में विटनेस भी खुद ही है, अपना बयान दे रही है। तो वो एक अलग, उसको भी अगर अलग रख दिया जाए, मान लीजिए कोई प्रेशर नहीं है, पर प्रोसेस अपने आप इतना एग्जॉस्टिंग है, इतना टायरिंग और इतना बलात्कारी है, मतलब मैं ये शब्द भी यूज़ कर रही हूँ कि प्रोसेस ही अपने आप में एक पीड़िता को इतना हताश कर देता है कि वो, मेरे पास तो ऐसे हज़ारों केस हैं जिसमें वो कहती है मैडम हम कोर्ट डेट में जाना ही नहीं है, 10 साल से केस चल रहा है, वो बच्चे की शादी भी हो गई, वो छोटी 13 साल की थी, आज 22 साल की है, कल तारीख थी उसकी, और मैंने उसको फ़ोन किया कि बेटा अब आपको आना है कोर्ट में, तो कह रही कि हाँ मैम 10 साल हो गए कोर्ट में जाते जाते, मैं कहाँ जाऊँगी? तो हम ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अपने आप में सिस्टम भी इतना हताश कर देता है कि केस खराब हो जाता है। अब मैं उसको कैसे फोर्स करूँ, नहीं आपको आना है, वो अपनी एक हुँ, शादीशुदा ज़िंदगी में है, 10 साल हो गए, वो आगे मूव ऑन करना चाहती है और मैं यहाँ से उसको बुला रही हूँ दूसरी सिटी में बयान देने के लिए, या वो जज ने उसको बुलाया और वो आ नहीं रही है, तो सारा केस पलट जाएगा ना राणा जी। तो सिस्टम भी तो एक दुखी करता है ना, इतना दुखी करता है कि पीड़िता को इतना पीड़ित बना देता है कि वो इस लड़ाई से हार मान जाती है, अगर प्रेशर नहीं हो तो। अब रही बात प्रेशर की, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिक्स, पावर, एक छोटा-सा मैं छोटा मतलब गलत बात है, पर एक कोई भी छोटे लेवल का ऑफ़िसर भी इन्फ्लुएंस कर देता है केस को पूरी तरह से। हुँ, क्योंकि आप बताइए, हम शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम गाँव-दराज़ की बात कर रहे हैं, आप वहीं से आते हैं, आप भी देख रहे हैं कि बिहार जैसी स्थिति है, वहाँ पर एक आइसोलेटेड गाँव है, जहाँ पर एक दबंग आके बोल देगा कि नहीं जाना बयान देने, तो नहीं जाते हैं, डर जाते हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, हमारे देश में कन्विक्शन रेट जो है 27 पॉइंट कुछ परसेंट है ना? 100 में से 27 बलात्कारी कह लो अगर को सज़ा होती है, वो 100 वो हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो एफआईआर में कन्वर्टेड हैं। अब हुँ, कितने एफआईआर में कन्वर्टेड हैं, आप सोचिए, मैं आपको एक रेशियो बता रही हूँ, 1000 में से 1 केस एफआईआर में कन्वर्टेड है, बाकी सब दब जा रहे हैं। तो आप कन्विक्शन रेट देख लीजिए ना, वो जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें से ये हाल है, क्योंकि आपको भी मालूम है इस समाज में निकल के एफआईआर लिखवाने की हिम्मत बहुत कम महिलाओं को होती है, या फिर अगर मनोबल बड़ा भी हो पर ब्रुटैलिटी इतनी हो तो रिपोर्ट होता है, नहीं तो घर में ही दब जाती है। इतने सारे केस जो मैं आपको एक
एक रेशियो बता रही हूँ, 99.9% से भी ज़्यादा जो है वो तो निकल के ही नहीं आ पाते ना। वो कैसे आएंगे जब उनको घर में ही बता दिया जाएगा चुप रहो, किसी को मत बताओ। तो फिर ये कहानी है। तो योगिता यहाँ जो पे कह रही हैं, आप समझिएगा, योगिता कह रही हैं कि 1000 मामलों में बलात्कार की या यौन उत्पीड़न की एक मामला दर्ज होता है पुलिस की डायरी में। अगर उस एक मामले को देखें, यानी उस तरह के मामले 100 हैं, तो 100 में आप 1000 का जी गुना कर लीजिए, उतने बलात्कार होते हैं तो एक केस आता है। उसमें भी 27% का कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन तक जाने के लिए औरत को कितनी लानत, मलामत, फजीहत, दबाव, आतंक, डर, भय झेलना पड़ता है, ये अपने आप में एक अलग कहानी है। जो कर्नाटक का मामला है, इसमें एक ही कौम के लोग हैं और एक अलग तरह का नैरेटिव मैं देख रहा हूं कल से, कि चूंकि सरकार जो होती है वो कुछ लोगों की खातिर थोड़ी ढीला रवैया रखती है। तो जब कभी भी सरकार अपने वोट बैंक के साथ खेल करना चाहती है, तो सरकार का पूरा जो बंदोबस्त है वो अदालतों तक जाता है, एक सिरा वहां भी जाता है। सिस्टम में सब अंदर खाने एक साथ दिखता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो क्या सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए बलात्कारियों को बचाने और बलात्कार पीड़िता को दरकिनार करने की कोशिशें की हैं? क्योंकि आप भी उसके भीतर हैं, आप जानती हैं, बहुत सारे मामले आपके पास हैं। तो कर्नाटक में भी क्या ऐसा ही हुआ होगा? देखिए, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी, पॉलिटिकल दबाव है और वो चलता है, और पॉलिटिकल सपोर्ट भी बलात्कारियों की लिए खड़ी रहती है। कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी पार्टी को रिप्रेज़ेंट करता है, और दबंगगिरी में अगर वो बलात्कार कर रहा है तो कहीं न कहीं किसी की सपोर्ट उसको है। अ, तो ये दबाव चलते हैं और बहुत ज़्यादा हद तक हमने देखा है, और डेफ़िनेटली कहीं न कहीं सपोर्ट सिस्टम रहा होगा, नहीं तो ऐसा किसी का मनोबल इतना नहीं बढ़ जाता कि वो बेल पे आए और जुलूस निकाल दें। तो कहीं न कहीं ये फैक्टर्स हैं और हमने देखे हैं और ये चलते हैं। तो ये एक फ़िल्मी लगता है सुनने में, बट ये है। ये सच है, जो हम फ़िल्मों में देखते हैं वो सच है, और आई थिंक उससे ज़्यादा खतरनाक सच है। योग्यता कुछ मामले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि पुलिस जो है, वो कभी-कभार अपना कॉलर ऊँचा करने के लिए बहुत प्रोएक्टिव रोल में आ जाती है। जैसे हैदराबाद की घटना मुझे याद आ जी। रही है। एक डॉक्टर का बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और जाकर के एनकाउंटर कर दिया। पूरे देश में वाहवाही हुई। इस तरह के कुछ एक मामले अभी मैं आपको बता भी सकता हूँ और मुझसे ज़्यादा आप जानती भी हैं। लेकिन पुलिस का जो रवैया है, ये मीडिया ने अगर किसी मामले को बहुत बड़ा किया है और उसके आरोपी जो भी हैं, उसके दोषी जो भी हैं, उनके पीछे लगातार पुलिस पड़ी रहती है, तो उसको लगता है कि यार यहाँ मौका है अपना कॉलर ऊँचा करने का, अपने लिए वाहवाही लूटने का, तो वहाँ तो बहुत सक्रिय दिखती है। लेकिन कोई महिला थाने में पहुँचती है कहने के लिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उसको अपना मामला दर्ज करा देने तक की लड़ाई जो होती है, वो बहुत बड़ी होती है और उसमें उसको बहुत खून-पसीना बहाना पड़ता है। ये ऐसा क्यों है? आपका जो जाति अनुभव रहा है सिस्टम का, वो क्या कहता है? देखिए, आपने जो बात बोली कि पुलिस स्टेशन पे एक महिला चली जाए या एफआईआर दर्ज कराना, ये अपने आप में इतनी बड़ी जद्दोजहद है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी स्ट्रगल है। उन्हें हमारे जैसी एनजीओज़, जो कि हर जगह नहीं हम पहुंच पाते हैं, फिर भी हम जहां पहुंच पाते हैं हमें भी स्ट्रगल होती है। मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूंगी, यहाँ से मेरे घर से कुछ साउथ दिल्ली की बात करूँ, यहाँ से अमर कॉलोनी थाना, वहाँ पर एक बलात्कार पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज कराने में मुझे 24 घंटे, पर्सनली जब मैं इन्वॉल्व हुई तो 24 घंटे लग गए। तो आप सोच सकते हैं कि एक दूर दराज गांव में क्या बुरा हाल होता होगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है, और ये भागते हैं एफआईआर दर्ज करने से। पता नहीं क्यों ये एक ऐसा एविडेंस है, जहाँ पीड़िता है, दिख रही है, मेडिकली उसकी कंडीशन खराब हो रही है, तब भी वो एफआईआर करने से भागते हैं। अब आपने जो ये अभी इसके साथ एक प्रश्न जो और जोड़ा था कि प्रोएक्टिवनेस जो उनकी दिखाई दी एक केस में, या ऐसे 2 4 10 केस ही होंगे, वो प्रोएक्टिवनेस भी एक्सट्रीम है। मतलब आप बैलेंस ही नहीं हो कहीं पर, या तो आप उनको उड़ा दे रहे हो या फिर आप एफआईआर तक नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अपनी इमेज ठीक करने के चक्कर में आपने वो उड़ा दिया उन बलात्कारियों को, जो कि अभी प्रूव भी नहीं हुए थे। अगर आप में प्रोएक्टिवनेस है तो आप जल्द से जल्द उनको पकड़िए, एफआईआर दर्ज करिए, उनको ट्रायल में कोर्ट को कोऑपरेट कीजिए, एफएसएल की रिपोर्ट आए, 1 साल के अंदर अंदर अगर सजा लेजिटिमेटली हो जाए, लीगल तरीके से हो जाए, प्रूव हो जाए। आप प्रूफ इकट्ठा नहीं करते, आप मानेंगे, आप इनको प्रूफ, अगर ये
कोर्ट तक चले भी जाते हैं, तो इनकी ट्रेनिंग और इतनी वाहियात है ना, इनको कुछ पता ही नहीं है करना क्या है। कोर्ट में आप सबसे बड़ा एविडेंस कलेक्शन पर ही तो सारा ट्रायल होता है, एविडेंस पे होता है, विटनेस पे होता है। चलो विटनेस वो दे भी देंगे, इट हैज़ टू मैच विद द एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कलेक्ट ही नहीं करते हैं, अगर ये इनको आता ही नहीं है कलेक्ट करना ऑनेस्टली। या मैं हुँ, इनको ब्लेम नहीं करती हूँ, कहीं ना कहीं इनकी ट्रेनिंग बेकार है, इनको कुछ बताया नहीं जाता, स्पेशलाइज्ड नहीं है। हर हर केस के लिए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होना चाहिए, और मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी पूरी तरह से, क्योंकि इनकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बलात्कार की भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, मर्डर की भी करनी है, चोरी डकैती पॉकेट की भी, और मतलब हर तरह के एक ही उसमें उसको करना, वो इतना ओवर बर्डनड है। और हर चीज़ में एक्सपर्टी ना आपकी हो सकती है ना मेरी, आप जर्नलिस्ट है, मैं एक्टिविस्ट हूँ, हर एक की एक्सपर्टी हर एक की नहीं हो सकती, उनको सब हुँ। ऑलराउंडर काम दे दिए जाते हैं। तो जब बलात्कार का समय एविडेंस कलेक्शन का होता है, आप मानेंगे ये जो पीड़िता की मैं बात कर रही हूँ, इसको यहीं पे पुलिस स्टेशन में रात भर रखा गया, इनको एसओपी ही नहीं पता थी कि इट इज़ इलीगल, और ना उसके एविडेंस, उसके कपड़े उन्होंने चेंज करा दिए, जो कि बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो एविडेंस कलेक्शन भी नहीं आता इन्हें, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे केस को, क्या स्ट्रॉन्ग, तभी तो कन्विक्शन रेट इतने कम है। तो मैं कहीं ना कहीं पुलिस की प्रोएक्टिवनेस की आप बात करो, तो प्रोएक्टिवनेस में ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, इनको अपना काम पता होना चाहिए, जो कि इनको नहीं पता। बस गन निकाल के शूट आउट कर देने से न्याय नहीं होता है। न्याय होगा अगर आप तरीके से रिप्रेजेंट करोगे केस को, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब ढंग से रिप्रेजेंट करेगा तो न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसने योगिता, मैंने इन्वेस्टिगेट कई किया है केस मामलों में को। देखा है कि सेशंस कोर्ट से, यानी कि ज़िला स्तर पर ही जो बलात्कार के आरोपी होते हैं, उनको ज़मानत मिलती है, फिर बाहर आते हैं। जो पीड़िता है, उसके ऊपर खतरे बढ़ जाते हैं, उसके ऊपर हमले मैंने देखे हैं, दोबारा बलात्कार के मामले मैंने देखे हैं, घर परिवार के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, वो डर में होते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं। तो इस तरह का माहौल पीड़िता के ऊपर होता है और फिर भी वो लोग बाहर ही बाहर रहते हैं। ऐसा लगता है कि अदालतों के भीतर भी बहुत लापरवाही से इतने गंभीर संगीन मामलों को देखा जाता है। अगर जज ने ज़मानत दे भी दी है और ऐसा लगता है कि पीड़िता के ऊपर जो हमला हो गया, घर वालों के ऊपर हमला हो गया है, वो जब कोर्ट जाते हैं तो व्यवस्था वैसी ही रहती है। वो बहुत लंबा समय लग जाता है। तो यह जो अदालतों की पूरी प्रक्रिया है, या उनकी यह जो अमानवीयता है या उदासीनता है, इसके पीछे क्या कारण है? ये तो साफ दिखता है यार, हमने ज़मानत दी इसको और ये ऐसा-ऐसा कर रहा है, अंदर करो, लेकिन होता ऐसा नहीं है। देखिए ये सब कुछ एविडेंस बेस्ड है, और इम्यूनिटी इनकी इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है, ये रोज़ ऐसे केसेस देखते हैं। हम लोगों को लगता है हम भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ और आप भी सुनते हैं, पर हमको पता नहीं वो संवेदनशीलता है पर उन्हें क्यों नहीं रहती है, और क्यों नहीं वो लॉजिकल माइंड अप्लाई करते हैं। अगेन जजेस के ऊपर भी सेम बात लागू होती है, वो चेक बाउंस का केस भी देख रहा है, वो एक बिजनेस फ्रॉड का केस भी देख रहा है, और वो बलात्कार का केस भी देख रहा है या देख रही हैं। तो उनकी भी एक्सपर्टी नहीं है, उनको भी एक केस लगने लगता है ये एक तरह से। हुँ, और बहुत कम जजेस में मैंने सिंपैथी देखी है विक्टिम्स के लिए, बहुत कम। स्पेशली फीमेल बेंच पे लगता है, तब भी मतलब इतनी जितनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए वो नहीं मुझे दिखती है अनफॉर्चुनेटली। और ठीक है, अनलेस प्रूवन गिल्टी वाला एक फैक्टर आता है कि वो पीड़िता को तो पीड़िता मान सकते हैं, मैं मानती हूँ बलात्कारी को बलात्कारी मत मानो जब तक कि प्रूव नहीं हो जाता, मैं मानती हूँ, मत मानिए उसे बलात्कारी, कम से कम पीड़िता को तो पीड़िता मान के चलिए। हुँ। तो उसको भी पीड़िता नहीं मानते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या, वो मानते ही नहीं है उसकी कहानी। और बहुत ही दुर्भाग्य है कि उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल है, कोर्ट पहुंचना, कोर्ट के बाहर वेट करना, फिर उस दिन जज की छुट्टी हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अरे बहुत अनगिनत इनसेंसिटिविटी के मामले हैं जहाँ पीड़िता खुद जाती है बयान देने, अभी मेडिकली वो रिकवर भी नहीं करी है, फिर पता चलता है जज छुट्टी पे है। आप समझिए एक एक चांद की पे जाने के ज़माने में आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं पास करवा पाते, वो बेचारे अपने, अगर ये तो गाँव की बात करूँ मैं, दिल्ली की तो चलो बस पकड़ के 1 घंटे के अंदर-अंदर हर कोर्ट है, या मेट्रो में पहुँच जाएँगे। बट आप बताइए गाँव में डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करने में आपका आधा दिन जाता है, मतलब आधा दिन आप ट्रैवल हुँ, करके, मतलब हुँ। आपका पूरा दिन बर्बाद होता है, और आपको पता चलता है आज छुट्टी थी जज की, या फिर मैटर आगे लग गया। मतलब इतनी ज़्यादा फ़िज़ूलगिरी है ना, इतनी ज़्यादा फ़िज़ूलगिरी है, मैं क्या बोलूँ। हर रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है, वो ये आप पता है हम। कितनी तकलीफ और फ़ज़ीहत से भरा जीवन है। सरकार ने कानून बदला और उसने कहा कि पहले जो दंड फ़ास्ट ट्रैक। संहिता थी, वो अब जी। इंस न्याय संहिता हो गई। यानी कि हमें आपको इंसाफ मिलेगा, हमारे साथ अगर कुछ भी हुआ है,
और हमारे ऊपर अत्याचार है, ज़ुल्म है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, तो इंसाफ़ हमें मिलेगा। योगिता कह रही हैं कि एक महिला गाँव, कोने, अतरे से जब चलती है और ज़िला मुख्यालय को जाती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, जहाँ अदालत लगती है, वहाँ जाने के बाद उसको पता चलता है कि जज साहब नहीं है आज। और नहीं है आज तो सुबह से निकली हुई है और रात में घर पहुँचती है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, सिवाय उस तकलीफ़ और दंश के जो उसने झेला है, कि मेरे ऊपर क्या गुज़री है। और किसी महिला के साथ बलात्कार जो है, उसके पूरे जीवन को तहस-नहस कर देता है। उसकी रूह जो है, वो छलनी हो जाती है। वो जीवन जो है, वो घावों से भरा जीवन होता है। और अभी योगिता कह रहे हैं कि मैंने जजेस के भीतर भी सेंसिटिविटी बहुत कम पाई। तो अगर इस तरह का सिस्टम हमने बना रखा है, कहने भर का ये है कि हम इंसाफ तो दिला देंगे, लेकिन इंसाफ की खातिर आपको ही लड़ाई लड़नी है, आपको अपने पैसे लगाने हैं, आपको अपना समय खर्च करना है, आपको वेट करना है, आपको जज साहब के निर्णय के बाद फिर घर लौट करके अगली तारीख पे आना है, आपको पुलिस के पास जा करके अपनी चप्पलें चटकानी है और घिसने। जूते घिसने हैं। आप लगातार अपने लिए लड़ रहे हैं, जब कहा ये जाता है कि सिस्टम आपको इंसाफ दिलवाएगा, सिस्टम कहाँ है? तो कर्नाटक में जो हुआ है, उस कर्नाटक की कार्य यही है कि उनको पता है कि इंसाफ जिसको मिलना है, उसको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन लोगों के जुलूस और जुनून के आगे। इसलिए जुलूस निकलता है, वो जुलूस जो है, वो उस महिला के भीतर भय नहीं पैदा करता है। ये जो पूरा सिस्टम है, इसको वो आँखें दिखाता है, इसके ऊपर तमाचा मारता है, इसके ऊपर जूते फेंकता है। ये सिस्टम जो है, ये अपाहिज है, ये बहरा है, ये गूंगा है। कहने के लिए इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ उसको लेते-लेते उसका जीवन निकल जाता है, नहीं मिलता है। योगिता को मैं बहुत लंबे से जानता हूँ। पता नहीं कहाँ-कहाँ लड़ती-भिड़ती रहती है, लेकिन आप निजी तौर पर लड़-लड़ करके किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं। सिस्टम इंसाफ देने और लेने के लायक होना चाहिए और वो लचर है, योगिता ये कह रही हैं। युक्ता, चूँकि मामला बहुत गंभीर है और मैं मतलब हिला हुआ हूँ इस घटना के बाद से। मैंने वीडियो देखा तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? किसी भी सभ्य समाज में तुम ठीक है आरोपी आरोपी हो, लेकिन निकलने के बाद तुम क्या जुलूस निकाल लोगे? ये किस तरह की पैंतरेबाज़ी है? ये क्या सीनाजोरी है? मतलब इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता है, सिवाय इसके कि आप दहशत पैदा करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कुछ घटनाएँ अपने जीवन का जो अपना अनुभव रहा है बतौर एक्टिविस्ट, आप शेयर करें और बताएँ कि क्या दिक्कत है और कितनी लड़ाई है, कितनी ज़लालत फ़ज़ीयत है एक महिला के आगे अगर वो बलात्कार की शिकार है, उसको इंसाफ़ पाना है तो? देखिए, बहुत सारी जटिल प्रक्रिया है। आपको याद होगा, आप हमारे एक उसमें भी आए थे सब अधिवेशन में, क्योंकि पूरा दिन हमने अधिवेशन किया, तब भी हम उसको चर्चा को कंप्लीट नहीं कर पाए। एक बड़ी लंबी चर्चा है कि कहाँ-कहाँ हमारी बेटियों को फ़ेल किया जा रहा है और कौन-कौन फ़ेल कर रहा है। पूरा सिस्टम फ़ेल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ेल कर रहा है, पार्ट पॉलिटिकल पावर फ़ेल कर रही है, पुलिस फ़ेल कर रही है, जुडिशरी फ़ेल कर रही है, सोसाइटी फ़ेल कर रही है। हर एक जगह वो बेटी हमारी हताश है, क्योंकि वो न्याय नहीं ले पाती है। न्याय, दंड संहिता को हटा के न्याय संहिता कर देने से न्याय थोड़ी ना मिल जाएगा। आप बोलने से नाम शब्द चेंज हो गए, बट सिस्टम, अगर आप निर्भया की बात अगर अभी भी देखें तो बहुत जटिल लड़ाई है। हर कदम पे लड़ाई है। पहले तो पहला लेवल क्रॉस करती है वो जब अपने घर में वो कहती है कि मुझे एफआईआर करनी है, मेरे साथ ये हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पहली हर्डल है कि अपने ही आसपास के लोगों को, जिनको बताना पड़ रहा है आपके साथ गलत हुआ है, वो शर्म और वो एक सोसाइटी का प्रेशर की वजह से वो निकलने नहीं देते हैं। बहुत, मान लीजिए परिवार सपोर्टिव है, आप निकल के एक कदम, आपने वो कहते हैं ना, रेस की एक हर्डल पार कर ली, आप दूसरे हडल पे आ गए, अब आप पुलिस रिपोर्टिंग पे आ गए, आप पुलिस तक पहुंचे, आपको इतना हताश कर दिया गया, इतना तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, इतना आपको डीमोटिवेट किया गया पुलिस स्टेशन में कि मत करिए, मत मत पढ़िए, क्योंकि उनका काम बढ़ जाता है। फिर भी हम जैसे संस्थाओं की 1% भागीदारी से हो गया, या मान लीजिए हो गया है एफआईआर। तीसरा हर्डल आप जुडिशरी, वो सबसे लंबा सड़ा गला एक सिस्टम हमारा जो जुडिशियल सिस्टम, उसकी लंबी लड़ाई, 10-20 साल तो जुडिशियल में कोई एज ही नहीं है, 10-20 साल तो यूं ही निकल जाते हैं चप्पलें जूते घिसते हुए। तो वो लड़ाई लड़ी। उसके बाद बाहर के प्रेशर, सोसाइटी आपको जज करेगी, किस तरह से आपको देखा जाएगा, किस तरह से लोग आपको ही, पीड़िता को ही अपमानित करते हैं, उनकी गृहस्थी सफ़र करती है, छोटे बच्चे हैं तो एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं उसको क्या ही कंक्लूड करूं। और उसके बाद वर्स्ट थिंग, जो कहते हैं ना, नेल इन द कॉफिन, वो ये है कि न्याय नहीं मिल पाता है। मतलब न्याय है ही नहीं। मिल भी गया तो वो न्याय नहीं है, मैं ये बोलूँगी। अगर 20 साल बाद अगर आप
के आरोपी को अगर सज़ा हो भी गई तो वो मेरे को नहीं लगता वो एक न्याय मिला। और अगर उसे एक्विटल हो गया तो आप ढूंढ के लाइए जिसने किया था, किसी ने तो किया था। अब मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जहाँ बलात्कार और मर्डर इन्वॉल्व है, क्योंकि उसमें एविडेंस की जरूरत नहीं कि नहीं हुआ था, किसी ने तो मार दिया उस बच्ची को। और हमारे पास तो लाखों ऐसे ही केसेस आ चुके हैं, लाखों में बता रही हूँ मैं। हमारे पास एवरेज दिन में ऐसे 2 से 4 केस आते हैं जिनमें रेप एंड मर्डर इन्वॉल्व है। रेप एंड मर्डर, आप सोचिए 17 साल का तो मेरा ही काम है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितने केस आ ही चुके होंगे, कितने दब गए होंगे। मतलब मैं इसलिए आई वाज काउंटिंग कि लाखों में ऐसे केस होंगे जहाँ रेप एंड मर्डर हो रखा है। तो आप बताइए जहाँ पे रेप एंड मर्डर हो रखा है वहाँ किसी ने तो किया है, किसी ने तो किया है। तो वो उसमें ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि नहीं हुआ, महिला झूठ बोल रही है, वो वाला एंगल भी नहीं है, बिकॉज एविडेंटली वो महिला या बच्ची नहीं रही। तो उसमें भी अगर आप कहते हैं कि एक्विटल है, और बहुत सारे केसेस में जैसा कि कन्विक्शन रेट का आपको परसेंटेज पता है, तो अगर एक्विटल है तो किसने किया है भाई साहब, कौन कर किया है जिसने उस बच्ची को मार दिया, तो वो ढूंढ के लाइए। तो हमें तो मतलब न्याय है ही नहीं, दूर दूर तक न्याय नहीं है। तो मैं उस चीज़ पे क्या ही बोलूँ, लंबी चर्चा है, बट एंड ऑफ द डे ऐसा न्याय भी न्याय नहीं है। ये योग्यता के साथ जो बातचीत है बताती है कि अगर आप 20 साल के बाद, 25 साल के बाद किसी आदमी को कहते हैं कि हाँ, तुम दोषी हो, तुम बलात्कारी हो, तो जिसके साथ गुज़री है, बलात्कार ने जिसका जीवन तबाह किया है, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। और न्याय की लड़ाई में एक महिला जब आती है, तो उसके सामने इतना जोखिम है, उसके सामने इतनी अड़चनें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, कि वो उससे लड़ते-लड़ते थक जाती है। और कर्नाटक का जो केस है, ये कर्नाटक का केस हिंदुस्तान में बहुत चर्चा में है और इसने हर घर को सहरा दिया है। आप बलात्कार के पीड़ित हो और बाहर निकलने के बाद इलाके में जाकर के गाड़ियों का काफ़िला लेकर के आप सिर्फ गाड़ियों की छत से बाहर निकाल करके जुलूस निकालते हो, जश्न मनाते हो, आप साबित करते हो कि आपने बलात्कार किया है। और आप बलात्कार पीड़िता के ऊपर फिर से यह भय पैदा करते हो कि तुमको जो करना है कर लो, ये सिस्टम मेरे ठेंगे पर है, मेरी जूती की नोक पर है, हम तो ऐसे ही हैं और अब हम ऐसी हवाखोरी करेंगे, जब मौका मिलेगा फिर तुम्हारे साथ वही करेंगे जो हमने किया है। मोटे तौर पर मैसेज यही जाता है। और ये सारा मैसेज जो है सिर्फ एक महिला को नहीं दहलाता है, बल्कि इस देश की तमाम बहू बेटियों, माताओं को भी कहीं न कहीं सकते में डालता है, सदमे में डालता है और वो एक बार सिहरती ज़रूर हैं। वो अपनी बेटी की तरफ घूम कर के देखती ज़रूर हैं कि कैसा समाज है, कैसे लोग हैं और कैसा सिस्टम है जिसके भीतर हम अपने आप को महफूज़ समझते हैं। लेकिन हमारे साथ जब कुछ ऐसा अनहोना या ऐसी घटना घट जाती है, तो फिर लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है, आदमी सरेंडर करने लगता है। और कर्नाटक की जो घटना है ये शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है, घिनौनी है, घटिया है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। योगिता बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।